बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी नाम के एक शख्स के एनकाउंटर कर दिया गया। हाफ एनकाउंटर हुआ था, 4 गोली पैर में मारा गया था। पूरा उस इलाके का ब्राह्मण समाज, आम लोग सब नाराज हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि एक लड़का, एक युवा जो व्यवस्था से नाराज था, लगातार विज्ञापन दे रहा था, उसने हाथ में पिस्टल लहराया, बाद में उसने उसे फेंक दिया, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था, कानूनी कार्रवाई होती, कोर्ट कचहरी उसको सजा देती। बिल्कुल ठीक बात है। यही तो हम लोग 10 साल से कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा खेल कैसे शुरू हुआ और ब्राह्मण समाज का जागना क्यों जरूरी है। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चाहे वो मीडिया में, तो 100% जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज का भी दबदबा है। जुडिशियरी में उनका दबदबा है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, सब जगह उनका, जहाँ लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, जहाँ से ट्रेंड बनता है, जहाँ से सही गलत की पूरी नैरेटिव चलाया जाता है, वहाँ ब्राह्मण समाज का दबदबा है। इसी तरह से यूपी में भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसने कई पुलिस वालों को मार दिया था, तब भी ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ था। आज पूरे बिहार और देश में ब्राह्मण समाज कह रहा है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। लेकिन अजीत कुशवाहा जो विधायक रहे, उन्होंने एक सवाल पूछा, मान लीजिए भरत तिवारी न होकर भरत मौर्य, भरत कुशवाहा, भरत पासवान या भरत अंसारी होता, तो क्या ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरता? यही सबसे बड़ी विडंबना है। दक्षिण भारत में एनकाउंटर हुआ था आरोपियों का, मीडिया लहालोट हो गई थी। मुसलमानों का एनकाउंटर होता है, दलितों का एनकाउंटर होता है। नालंदा में 2 दलित युवाओं को पीट कर मार दिया गया। इस देश में चाहे बुलडोजर चलना हो, चाहे एनकाउंटर का खेल शुरू हुआ हो, खेल तो शुरू हुआ था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। इस देश में मुसलमान को आतंकवादी का ठप्पा मार देना बिना कोर्ट कचहरी से, सबको पता है। उमर खालिद जेल में है, अभी कोर्ट ने सजा नहीं दी है। शर्जील इमाम भी जेल में है, कोर्ट ने अभी सजा नहीं दी है, लोअर कोर्ट से भी सजा नहीं हुई है। बस आरोप लगा और ठप्पा मार दिया, चलाने लगते हैं आतंकवादी आतंकवादी। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में उमर खालिद को आतंकवादी कहा जाता है, और कहने वाला कौन? ज्यादातर जनरल कैटेगरी के पढ़े लिखे यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार हैं। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ब्राह्मण समाज का बोलबाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस दिन ब्राह्मण समाज चाह लेगा कि इस देश संविधान से चले, तो क्या मजाल है कि कोई किसी को गोली मार दे, एनकाउंटर कर दे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक फैशन हो गया है। अरे सर, आरटीआई फैशन नहीं है, आरटीआई वाले भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं। एक हाईवे का मामला था, उन्होंने कहा कि ये फैशन हो गया, ये लोग विकास के काम को रोकते हैं। अरे सर, आरटीआई वाले भ्रष्टाचार को रोकते हैं। वो ये नहीं कहते कि रोड मत बनाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार मत हो। वो ये नहीं कहते हैं पुल मत बनाओ, उनकी कहां औकात है। और जिनकी औकात है इस देश में, वो तो पुल को डाइवर्ट कर देते हैं, रोड को डाइवर्ट कर देते हैं। बिहार में विजय चौधरी पर आरोप लगा कि अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए उन्होंने पटना पूर्णिया हाईवे का रूट ही बदलवा दिया। अखबारों में खबरें छपी है, आरजेडी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है। तो भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत है। अगर कुछ गलत भी था, पुलिस उसे पकड़ चुकी थी, उसने हथियार फेंक दिए थे, तो बकायदा उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता, ट्रायल होता, फास्ट ट्रैक ट्रायल बनाइए। लेकिन किसी को गोली मार देना कितना बड़ा, क्या सही फैसला है? क्या यह सही कानून ऑर्डर है? लेकिन यही बात उन सब पर लागू होता है, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, कोई आदिवासी हो। तो सबसे पहले कौन ताली पीटने आता है? और क्या यही गुस्सा किसी मुस्लिम, किसी आदिवासी, किसी दलित के लिए फूटता है? अभी 2 दिन पहले नालंदा में 2 पासवान समाज के युवाओं को पीट पीट कर मार दिया गया, चोर कहकर। अरे मान लीजिए अगर उन्होंने चोरी की थी उन दोनों ने, तो पुलिस के हवाले कर देते, कोर्ट कचहरी सजा देती। इस देश में कोर्ट कचहरी है, संविधान है। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, और इस सबके लिए मीडिया जिम्मेदार है। जिस तरह से बुलडोजर को महिमा मंडित किया गया है, एनकाउंटर को महिमा मंडित किया गया है,
मैं फिर कह रहा हूं, जब आग लगेगी ना घरों में तो सबकी बारी आएगी। हो सकता है फूस वाले मकान जल्दी जड़े, लेकिन छत के मकान भी चपेट में आएंगे जब समाज में आग लग जाएगा। जब आप समाज को तोड़ देंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जब समाज में आप कानून के बदले, संविधान के बदले अपने फायदे के लिए सारी काम करेंगे, तो सोचिए क्या होगा। अभी क्या है, अच्छा लिखा है मीना ने कि दूसरे दलों के विधायकों को और सांसदों को खरीद लेना चाणक्य नीति नहीं, चोर नीति है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज ताली पीट रहे हैं दूसरे दलों के टूटने पर, कल यही बात उनके साथ भी लागू होगा जो सत्ता में आएंगे। अरे बादशाहत और तानाशाही तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं चली, फारसी में लिखे समझौते पर दस्तखत करना पड़ा, ईरान के सामने घुटने पर है। अरे तानाशाही तो पुतिन की नहीं चली, अब यूक्रेन उस पर बम बरसा रहा है, मिसाइल दाग रहे हैं। तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली थी। मैं फिर कह रहा हूं, नियम कानून और कायदा सबके लिए बराबर हो, उसी में सबकी भलाई है, सारे समाज की भलाई है। अब देखिए राम मंदिर का चोरी, आप मान लीजिए कि इसी तरह के भ्रष्टाचार और चोरी किसी मस्जिद में होता तो टीवी अखबार दिन रात इस देश के मुसलमान, इस्लाम सबको बदनाम कर देते और कहते ये लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन क्या मजाल है कि राम मंदिर के चोरी पर कोई सवाल उठ जाए। अब वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले, उन्होंने कहा है कि वहां जो मेन है चंपत राय, वो नहीं दिखने चाहिए। तो सोचिए कि वहां करोड़ों की चोरी हुई है। सुरक्षा के नाम पर सालाना 10 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, प्रसाद के नाम पर सालाना 10 से 12 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। लूट मची है, लूट। और आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा किसी को नहीं रखते हैं। ये सब हिंदू हैं। सबसे बड़ी आबादी इस देश में हिंदुओं की, किसान जातियों की है। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ओबीसी जातियां 60% हैं। एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं। अरे इनको तो कम से कम जगह दो। हर जाति के लोग रहेंगे ट्रस्ट में तो चेक एंड बैलेंस रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर देश को कमजोर किया जा रहा है, संविधान आने के बाद हम लोग को जाति और धर्म से अलग हटकर संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तभी एक मजबूत मुल्क बनेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए, ताकि कल कोई और चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सके। जब यही वोट खरीद बिक्री से और पैसे से जब लोकतंत्र चलेगा, तब कोई और नरेंद्र मोदी पैदा नहीं होगा, कोई जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं हो सकते हैं, कोई जगदेव बाबू, कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार, कोई शिबू सोरेन, कोई हेमंत सोरेन नहीं बन पाएगा। जब पैसे की खरीद फरोख्त होगी, जो आज झारखंड में हुआ, तो जो लोग आज तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि चाणक्य नीति है, आज बीजेपी के पास पैसा है तो वो खरीद रही है, पार्टियां तोड़ रही है, उनकी सत्ता, ईडी पार्टी उनको आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज पत्रकार के बहाने, कम से कम ये नैतिक जिम्मेदारी उन पत्रकारों की है, उनको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे पत्रकार महोदय। न ये टीवी रहेगा, न अखबार रहेगा, सत्ता आएगी और उसके सामने आपको लौटना पड़ेगा और आपकी भी बारी आएगी। आपको क्या लग रहा है? मान लीजिए आज जिस तरह से सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, पेपर लीक पर, सोचिए नीट के लिए वो 1.3 लाख करोड़ रुपए की वसूली होती है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए 15 लाख छात्र एग्जाम देते हैं। ये कितना बड़ा पैसा है देश के युवाओं से, मतलब शिक्षा के बजट से ज्यादा पैसा नीट के पेपर के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, तमाम परीक्षा, भर्ती परीक्षा के बहाने सरकार लेती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। और बदले में आपने देश के युवाओं को कोचिंग के सहारे छोड़ रखा है। हायर एजुकेशन चौपट है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चौपट है। आप सोचिए प्राइवेट स्कूल चौपट हो रहे हैं। 1 लाख स्कूलों में एक टीचर है,
1 लाख स्कूल बंद हो गए। ये सब जिम्मेदारी थी इस देश की मीडिया को डिस्कस करना था, मीडिया को बात करना था, लेकिन मीडिया अभी एजेंडा चला रही है। और सोचिए, हमारी सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है। अरे सत्ता से सवाल ही देश के लिए पूछा जा रहा है कि देश रहेगा तभी कोई चाय वाला बिस्किट वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, तभी कोई गरीब गुरबा लोकतंत्र की मिट्टी से आकर इस देश में सीएम पीएम एसपी डीएम बनेगा, तभी कोई पत्रकार बन सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में किसी के साथ गलत हो, अगर आप जाति और धर्म देखकर बोल रहे हैं तो आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी तो कम से कम नहीं हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग तो दूर की बात है। तो जो लोग कल तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के एनकाउंटर पर ताली बजा रहे थे, वो भरत तिवारी के लिए बोलेंगे, और बोलेंगे तो उन पर कौन भरोसा करेगा और क्यों भरोसा करेगा? सोचिए, पूरी दुनिया के सामने देखा दुनिया ने कि ट्रंप ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर पहले भी बयान दिए, उस दिन सामने भी किस तरह से उन पर तंज किया, और हमारे प्रधानमंत्री एक्सलेंसी एक्सलेंसी कह रहे थे। और यहां मीडिया क्या बता रहा है? अरे मीडिया देश के साथ है, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, आप मत डरिए अमेरिका से। अमेरिका के आंख में आंख डालकर बात कीजिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आबादी है, हम सबसे बड़ा मार्केट है। ईरान ने सबक सिखाया है, आप हिम्मत तो कीजिए, आप तन कर खड़े रहिए, देश आपके साथ है। लेकिन आप यहां क्या चल रहा है? यहां जो लोग आपसे सवाल पूछ ले देश के मुद्दों पर, उसको जेल में डाल देना है, ये चल रहा है। यहां पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। 4000 पदों के लिए 14 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। 32,000 पदों के लिए यूपी में पुलिस के 29 लाख छात्र एग्जाम देते हैं। क्या ये बेरोजगारी नहीं है? जब जो देश के लिए, जो पत्रकार राष्ट्रवादी है, जिसको देश से प्यार है, वो सत्ता से सवाल पूछेगा। जब मसला प्रदेश का और प्रधानमंत्री का आएगा तो मैं देश के साथ रहूंगा, और जब मामला विदेश का और प्रधानमंत्री के साथ आएगा तो मैं प्रधानमंत्री के साथ रहूंगा। लेकिन आप बोलिए तो तन कर, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।